तो गाइस जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा शाओ फेंग से घोस्ट किंग बनने की जर्नी को। एंड हमने लास्ट एपिसोड में ये भी देखा था कि शाओ फेंग एक बंदे से कह रहा होता है कि अब तो तुम्हें मेरी टीम के अंदर शामिल होना ही होगा क्योंकि यही तुम्हारे लिए सही रहेगा, जिस वजह से उस बंदे के पास में कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचता और उसे हाँ करना ही पड़ता है। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि फिलहाल तो घोस्ट किंग अब फॉरेस्ट से निकलता हुआ जा रहा होता है अपने सेक्ट की तरफ को ही, जहाँ पे उसका डियर मंकी भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि उसके सेक्ट के अंदर फिलहाल तो उसके लोग ही कुछ खाना वगैरह के बारे में बातें कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे घोस्ट किंग तो एक पहाड़ी पे आके ही खड़ा हो गया था एंड यहाँ पे वो फिलहाल एक चीज़ के बारे में सोच रहा होता है। एंड ये चीज़ क्या है वो हम सभी को पता ही है। तभी वहाँ पे उसके सैड फेस को देखते हुए उसका मंकी उसे थोड़ा बहुत एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन घोस्ट किंग के ऊपर अब इन सारी बातों से क्या ही फर्क पड़ने वाला था। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी उसी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए चला जाता है अपनी डियर बायू के ग्रेव के पास में। फिलहाल तो हम देखते हैं कि सीन कट हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि फिलहाल तो किन्यून सेक्ट के अंदर एक काफ़ी बड़ा सा मोस्टर छिपा बैठा था, लेकिन तभी वो जाग जाता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा भड़क रहा होता है, जिसे देख के तो यहाँ पे मौजूद डिसाइबल बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। एंड वो सभी के सभी तुरंत ही एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं जो कि एक यिन एंड यान फॉर्मेशन थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इससे पहले वहाँ पे एक सीनियर बंदा आ जाता है जो कि तुरंत ही अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे आ गया था अपने घोस्ट किंग यानी कि शाओ फेंग का बचपन का फ्रेंड भी, जो कि अब पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एंड वो भी अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट को तुरंत ही रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे बीस्ट अभी भी बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा था, बल्कि वो फॉर्मेशन को तोड़ने ही वाला था ऑलमोस्ट। लेकिन तभी एंट्री हो जाती है सीनियर लू की एंड हम देखते हैं कि वो तुरंत ही आते हुए अटैक करने लग गई थी अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर। एंड हम देखते हैं कि अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही वो बहुत ही बुरे तरीके से हर्ट कर देती है उस बीस्ट को। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ से घोस्ट किंग निकलता हुआ जा रहा होता है, जिसकी वजह से तो बीस्ट भी इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि वो तुरंत ही शांत हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि घोस्ट किंग की प्रेजेंस भले ही थोड़ी ही देर के लिए सही, लेकिन सीनियर लू को तो फील हो ही जाती है। जिसके बाद वो तुरंत ही उस बीस्ट को जाने के लिए कहती है। एंड हम देखते हैं कि घोस्ट किंग की प्रेजेंस से उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि उसका मूड भी बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों ही कह रहे होते हैं कि सीनियर लू सडनली आपको क्या हो चुका है। लेकिन तभी यहाँ पे उसका फ्रेंड तो समझ ही चुका था और कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, सीनियर को यहीं पे अकेले छोड़ दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू बहुत ही ज़्यादा उदास होते हुए घोस्ट किंग को ही देख रही होती है, लेकिन वो तो वहाँ से जा चुका था। इसके बाद हम लोग अपने शाओ फेंग को देखते हैं जो कि फिलहाल एक काफ़ी ज़्यादा आइस से भरी हुई जगह के अंदर जा रहा होता है। एंड यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा था कि सब कुछ आइस से ही बना हुआ है। फिलहाल तो उसका रेड ओरा भी रिलीज हो रहा था आसपास ही। एंड हम देखते हैं कि ये जगह कुछ और नहीं बल्कि बायू का ग्रेव होती है जो कि आइस से कवर हो चुका था पूरे तरीके से ही। एंड यहाँ पे वो आते ही तुरंत ही अपने उसी रोप को हटा लेता है और कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो बायू, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे फादर के साथ मिलके उस सेक्ट को एक दिन पूरे तरीके से तबाह कर दूंगा मैं। जिसके बाद तुरंत ही वो ग्रेव के पास में बैठ जाता है और कह रहा था कि जब से तुम मुझे छोड़ के गई हो मैं बहुत ही ज़्यादा अकेला हो गया हूँ, लेकिन देखो सबसे पहले मैं तुमसे ही अक्सर मिलने आता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उस सेक्ट का कोई एक पर्सन भी जिंदा नहीं बचेगा। जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था, इतना ज़्यादा कि उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं। एंड उसने बायू के हाथ को पकड़ रखा था और वो कैसे भी करके बस बायू को जिंदा करने की कोशिश में लगा हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाहर फिलहाल सुजाको खड़ी हुई होती है एंड वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो रही थी घोस्ट किंग के लिए। जिसके बाद वो उदास होते हुए ही वहाँ से जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे वो पर्सन आ जाता है। फिलहाल तो यहाँ पे सुजाको वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी, ये कहते हुए कि पिछले 10 साल में भी आज तक वो बिल्कुल नहीं बदली। देखो तो ज़रा, हर बार की तरह वो सबसे पहले उससे मिलने के लिए आता है। लेकिन तभी वो बंदा उसे कहता है कि तुम छोड़ो इन सभी बातों को एंड मुझे
लगता है कि उसे बायू के ऊपर से अपना ध्यान हटा लेना चाहिए। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं एक बंदे को जो कि फिलहाल बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा था। उसका नाम लिन जिंगशू होता है एंड हम देखते हैं कि कल्टीवेट करते करते दो बर्ड्स आके उसके शोल्डर के ऊपर बैठ जाती हैं, लेकिन वो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता। बाद हम देखते हैं कि अंदर एक एल्डर मैन भी मौजूद होते हैं जो कि फिलहाल कैंडल्स को रख रहे थे, लेकिन सडनली वो तुरंत ही कैंडल को उठा के फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पे लिंग जिंगशू बहुत ही ज्यादा अवेयर होता है। वो तुरंत ही अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन कैंडल्स को काट डालता है और उसके बाद फिर वो तुरंत ही आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर अंदर से एक और कैंडल आती है जिसे वो 3 पीसीज में काट देता है और उसके बाद फिर तुरंत ही उन्हें थ्रो कर देता है साइड वाले लेम्स के अंदर, जिससे कि वो जलने लग गए थे। तभी वहाँ पे एल्डर कह रहे होते हैं, साल से तुमने इस जगह के अंदर कदम नहीं रखा है, क्या तुम आज भी यहाँ पे नहीं आना चाहोगे? तभी वहाँ पे वो बंदा ग्रीट करने लग जाता है तो वो कह रहे होते हैं कि मुझे एल्डर का मैसेज आया है और उन्होंने कहा है कि सारे के सारे डिसाइबल को तोंगथियान के अंदर जमा होना होगा। मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही बड़ी न्यूज़ होगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंग जिंगशू भागते हुए आगे बढ़ रहा होता है उनसे बाकी की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, लेकिन सडनली वो वहीं पे रुक जाता है। जिसके बाद एल्डर वहीं पे मुस्कुराने लग गए थे एंड जिंगशू मजबूर था तो वो आगे आ भी नहीं सकता था। तभी यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता जिंगशू के तुम्हें आज रुकना चाहिए था। जिसके बाद वो तुरंत ही आगे बढ़ने लग जाते हैं तो जिंगशू को देखते हैं जो कि फिलहाल यहाँ पे तुरंत ही वहाँ पे बैठ गया था और फिर उसके बाद फिर उनको थैंक्स कर रहा होता है और कह रहा था कि सीनियर, आज तक आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया है उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि सारे डीमंस का सफाया कर दूंगा एंड आपने जो भी मुझसे एक्सपेक्ट किया है वो ज़रूर से ही पूरा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही थैंक्स बोल के अपनी सोर्ड उठा के वहाँ से निकल जाता है एंड हम देखते हैं कि एल्डर वहाँ पे अगरबत्तियाँ लगाने लग गए थे, लेकिन यहाँ पे एल्डर दाव आ जाते हैं और कह रहे थे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उसे यहाँ से जाने दिया। लेकिन तभी यहाँ पे सेकंड एल्डर कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए क्योंकि पिछले 10 साल तक तुमने उसे यहाँ पे रहने की इजाज़त दी। तो एल्डर दाव कहते हैं कि छोड़ो इन सभी बातों को, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने आने वाला है। तो यहाँ पे वो सेकंड एल्डर कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम उसे संभाल लेंगे, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हम बायू के फादर को देखते हैं जो कि फिलहाल यहाँ पे कुछ फिशेस को उनका खाना डाल रहे थे एंड यहाँ पे कह रहे होते हैं कि तो तुम वापस आ ही गए एंड तुमने उस बंदे को अपने साथ में रख लिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो हमारे साथ वफादारी करेगा? जबकि तुम्हारे पास में तो इतनी सारी ब्लैक पावर्स हैं, वो भला क्यों ना ही मानना चाहेगा? मानना पड़ेगा कि तुम्हें ब्लड रिफाइनिंग होल से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना श्याओ फेंग कुछ जवाब नहीं दे रहा होता। तो यहाँ पे सेक्ट मास्टर कहने लग गए थे कि छोड़ो इन सभी बातों। इसके बाद वो कहते हैं कि मुझे हाल फिलहाल में ये न्यूज़ मिली है कि वेस्टर्न स्वयम्स के अंदर एक काफ़ी खास तरीके का ट्रीजर मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि वो ट्रीजर हमारा ही होगा। वैसे तो सारी की सारी फोर्सेस लग गई हैं उस ट्रीजर को हासिल करने के लिए एंड ये सेक्ट के लोग तो कभी भी नहीं बाज आएंगे एंड हमेशा ही हमारे रास्ते में आते रहेंगे। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है, ज़रा मुझे बताओ। लेकिन तभी यहाँ पे घोस्ट किंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारा मुकाबला कर पाएंगे क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और रही बात उस सेक्ट चैन शेंग तैंग की, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारे पावर का मुकाबला भी कर पाएंगे और अदर सेक्ट्स उन्हें तो खुद से कंपेयर करना ही बेकार होगा। लेकिन तभी यहाँ पे सेक्ट मास्टर कहने लग गए थे कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ इतना आसान होने वाला है? और उसके बाद वो तुरंत ही सीजर को पटक देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे घोस्ट किंग कहता है कि मुझे तो लगता है कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये सारे के सारे लोग ये बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ में हार जाएंगे। और रही बात उस ट्रीजर की, तो उसके लिए बिल्कुल भी मत घबराइए, उसे तो मैं किसी भी हालत में लेके आऊँगा क्योंकि वो ट्रीजर हासिल करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। एंड यहाँ पे सेक्ट मास्टर भी उसके इस एटीट्यूड से काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि वेल डन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ऐसा करोगे एंड पास्ट में तुमने मुझे हमेशा ही इम्प्रेस किया है अपने इसी हार्ड वर्क से। तभी यहाँ पे घोस्ट किंग कहता है कि ऑफ कोर्स, और मुझे लगता है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। तभी यहाँ पे सेक्ट मास्टर कह रहे थे कि लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बाकी सारे लोगों को अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। भले ही तुमने लास्ट 10 ईयर्स के अंदर काफ़ी सारी सक्सेस को हासिल किया है, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमें अपने दुश्मनों को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल समझना होगा। फिलहाल जो भी हो, मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और उसके बाद फिर वो उसे एक लेटर भी दे रहे थे और कह रहे होते हैं कि इस लेटर को लिख दो और उसके बाद फिर तुरंत ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा उस ट्रीजर को हासिल करने के लिए। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से जा रहा था तो सेक्ट मास्टर उसे रोक लेते हैं और फिर उसे कहने लग गए थे कि रुको ज़रा, कहाँ जा रहे हो तुम? ज़रा मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पे रिलीजियस
यूजलेस चीज़ों को करना क्यों बंद कर दिया है। तभी यहाँ पे घोस्ट किंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों का कुछ फ़ायदा भी होने वाला है, और वैसे भी हमें तो लोग इतना ज़्यादा बुरा समझते हैं, हमें तो डीमंस कहा जाता है ना, तो फिर हम चाहे कुछ भी कर लें, इन सारी चीज़ों का कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। और मैं तो ये सब कुछ कब से ट्राई करके देख चुका हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों का कुछ फ़ायदा वाकई में नहीं होता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर उसकी बातों को थोड़ा उलझने लग जाते हैं और कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन सभी बातों के अंदर विश्वास करना चाहिए, तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, ज़रा मुझे बताओ कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। लेकिन तभी वो उनकी बातों को बहुत ही आसानी के साथ में इग्नोर कर देता है और कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से चला गया था। सीन कट हो जाता है और उसके बाद अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि किन्यून सेक्ट के अंदर काफ़ी सारे डिसाइबल्स आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि इन सारे डिसाइबल्स को गैदर किया गया था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सीनियर दाव खड़े हुए थे, तो वो तुरंत ही बैठ जाते हैं और फिर वो इशारा करते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ सीनियर वहीं पे खड़े हो गए थे बाकी सारे डिसाइबल्स को बताने के लिए। उनमें से एक लड़का जिसका नाम लियू मेंग था, वो तुरंत ही वहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमने सुना है कि वेस्टर्न स्वैम्स के अंदर काफ़ी सारे ट्रीजर्स मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि तुम सभी ने भी इस सब चीज़ों के बारे में सुना ही होगा। वैसे तो वो डीमंस भी अब उस ट्रीजर को हासिल करने के लिए ज़रूर से ही वहाँ पे आएंगे, तो मैं तुम सभी को बताना चाहूँगा कि भले ही जो कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार तो हमें इन डीमंस को तो मारना ही है, उसके साथ साथ उस ट्रीजर को भी हासिल कर लेंगे। लीडर ने डिसाइड कर लिया है कि भले ही कुछ भी हो, हमें किसी भी कॉस्ट पे उन सारे डीमंस का सफाया करना ही होगा, लेकिन उस सब के बदले मुझे तुम सभी का सपोर्ट चाहिए। और उसके साथ साथ मैं तुम्हें बता दूं कि हम लोग अकेले नहीं हैं, तियानयिन टेम्पल के लोग भी वहाँ पे आने वाले हैं, एंड फेंगशियान वैली के लोग भी कुछ खास डिसाइबल्स को हमारे साथ भेज रहे हैं। तो उम्मीद है कि तुम सारे के सारे काफ़ी अच्छे से हमारा साथ दोगे, एंड हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लीडर तो हमारे साथ ही है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे सारे के सारे डिसाइबल्स बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं। और वो कह रहे होते हैं कि हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सारे के सारे अब एकजुट हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर यहाँ पे खड़े हुए थे घोस्ट किंग के पास में, और उन्हें भी इस न्यूज़ के बारे में पता तो चल ही चुका था। जिसके साथ साथ अब ढेर सारे लोग जमा होके जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें डीमन का सफाया करके उस ट्रीजर को हासिल करना ही था। एंड अब हम तियानयिन टेम्पल के लोगों को भी देखते हैं, उसके साथ साथ फेंगशियान वैली के वो लोग भी आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उसी ओल्ड मैन को, जो कि कह रहा था कि मुझे लगता है कि हमें भी जल्दी करनी चाहिए, और वो भी उस लड़की के साथ फिर आगे बढ़ता जाता है। इतने सारे लोग तो वहाँ जा ही रहे थे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट में अपना घोस्ट किंग यानी कि शाओ फैंग भी निकल जाता है उसी ट्रीजर को हासिल करने के लिए। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है, एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा हमारे ही चैनल पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।